हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? Geographical territory administered by government within which persons, goods and capital circulate freely. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? वो जोग्राफिकल एरिया, वो जोग्राफिकल टेरिटरी जिस पर किसका एडमिनिस्ट्रेशन हो? गवर्नमेंट का। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स किसका कंट्रोल हो? उस एरिया पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और उस पूरे एरिया में पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, मतलब उन पर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इन सभी स्टेट्स के बीच में और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल के सर्कुलेशन में किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो वो सारा एरिया जो एक कंट्री के अंडर आता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और वहाँ पर पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, अब इसके अलावा भी कुछ हिस्से हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाती हैं। नंबर 1, ships and aircrafts owned and operated by residents between 2 or more countries. Example, planes operated by Air India and Indian ships. जितने भी शिप्स हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं जिसका मालिक कौन है? इंडिया के रेजिडेंट्स हैं। तभी लिखा है यहाँ पर ओन्ड बाय रेजिडेंट्स। और जिनको ऑपरेट भी कौन कर रहा है, जिनको चला भी कौन रहा है? इंडिया के ही रेजिडेंट्स चला रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। जैसे एयर इंडिया के जो प्लेन्स होते हैं वो 2 कंट्रीज़ के बीच में मान लो चलते हैं। रशिया और यूके के बीच में जो एयर इंडिया के प्लेन्स चलते हैं, जो रशिया से लोगों को यूके लेके जाते हैं या यूके से लोगों को रशिया लेकर आते हैं, वो जितने भी एयर इंडिया के प्लेन्स हैं वो सब इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। इसी तरीके से इंडियन शिप्स भी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में चलते हैं वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। नंबर 2, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एट्सेट्रा ऑफ द कंट्री located abroad. Example, Indian embassies in different countries. जैसे आपको पता है हर कंट्री की क्या होती है? एम्बेसीज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया की एम्बेसीज़ हैं बाहर की सभी कंट्रीज़ में। तो जो भी एम्बेसीज़ होती हैं वो इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज़ होंगी बाहर की कंट्रीज़ में वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। इसी तरीके से इंडिया में भी बाहर की कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ होती हैं। जैसे इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, तो वो सारी एम्बेसीज़ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। अगर वो अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया में तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। जापान की एम्बेसी है इंडिया में तो वो जापान की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। और जो इंडिया की एम्बेसीज़ है बाहर की कंट्रीज़ में वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती हैं। इसी तरीके से जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? एक देश की गवर्नमेंट जब किसी दूसरे देश में अपना कोई गवर्नमेंट ऑफिस ओपन करती है, क्यों ओपन करती है? क्योंकि उस देश में, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया ने अपना एक कॉन्सुलेट खोला अमेरिका में। क्यों खोला इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफिस वहाँ पर खोल कर छोड़ दिया। अगर वहाँ पर रहने वाले इंडियंस को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो जाकर वहाँ कॉन्सुलेट्स में काम करने वाले लोगों को बता सकते हैं। तो वो कॉन्सुलेट किसका है? इंडिया का कॉन्सुलेट है, जो कि उसने कहाँ खोला है? अमेरिका में खोला है। तो वो इंडिया का कॉन्सुलेट है, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। नंबर 3, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स। जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं जो फिशेस पकड़ते हैं,
ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, जहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस निकाला जाता है, उसके जो भी प्लांट लगे हुए हैं, जी किसने लगाए हैं? वो रेजिडेंट्स ने लगाए हैं, हमारी कंट्री के लोगों ने लगाए हैं, और वो ही उनको ऑपरेट करते हैं। और वो कहाँ पे लगे हुए हैं, वो कहाँ से निकाल रहे हैं ऑयल और नेचुरल गैस? इंटरनेशनल वाटर से। इसी तरीके से वो कहाँ से फिशेस निकाल रहे हैं? इंटरनेशनल वाटर से। तो वो सारे के सारे फिशिंग वेसल्स और वो ऑयल और नेचुरल गैस जो रिग्स हैं, वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, क्योंकि उनको ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया के ही रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन फिशरमैन्स। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। नंबर 1, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। दूसरे देश की एम्बेसी जो होती है इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी तरीके से दूसरे देश के जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, दूसरे देश के जो ऑफिसेज होते हैं हमारी कंट्री में, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होते हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड विद इन द कंट्री। एक कंट्री में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके ऑफिसेज लोकेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, जैसे कि इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बनाया गया है यदि, या फिर UNO का ऑफिस है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस हैं जो कि इंडिया में हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं? नंबर 1, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। एक इंडियन कंपनी है जो कि कहाँ पर है? लंदन में है। अब वो लंदन में है तो लंदन तो इंडिया की टेरिटरी का, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए वो कंपनी भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, अब वो ऑफिस कहाँ पर है? इंडिया में है, तो इंडिया में है तो वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में ही माना जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा येस। नंबर 3, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज़। इंडिया में एक कंपनी है जिसका ओनर कौन है? एक जापानीज़ है। अब वो कंपनी कहाँ पर है? इंडिया में है। इंडिया में है तो वो इंडिया की ही इकोनॉमिक टेरिटरी में मानी जाएगी, तो इसका आंसर होगा येस। नंबर 4, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है। ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। नंबर 5, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया में किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच है, तो वो ब्रांच कहाँ पर है? इंडिया में है, तो इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, तो इसका आंसर होगा येस। नंबर 6, इंडियन एम्बेसी इन जापान। जापान में इंडिया की एम्बेसी है। अब वो एम्बेसी कहाँ पर है? जापान में है, लेकिन ये हमने पढ़ा था कि जो भी एम्बेसीज होती हैं हमारी कंट्री की, वो जिस भी कंट्री में हो, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती हैं, तो इसीलिए इंडियन एम्बेसी जो जापान में है वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, इसलिए इसका आंसर होगा येस। नंबर 7, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दुबई। दुबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है, वो ब्रांच दुबई में है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। नंबर 8, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में है रशिया की एम्बेसी। अब एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन वो है कहाँ की? रशिया की है, तो वो रशिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, तो इसीलिए वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो। नंबर 9, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा की एक बिल्डिंग है, टाटा कंपनी की एक बिल्डिंग है जो कि अमेरिका में है, और वो उसने गूगल कंपनी को रेंट पे दे रखी है। अब वो बिल्डिंग कहाँ पर है? अमेरिका में है, तो इसलिए वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री
and whose center of economic interest also lies in that country. सबसे पहले तो नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, या फिर कोई एक पूरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री, जो कंट्री में ही रहता है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में ही है. अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज टू थिंग्स. फर्स्ट, द रेजिडेंट लिव्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड सेकेंड, द रेजिडेंट्स कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसका मतलब है कि वो रेजिडेंट वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए और साथ ही साथ वहीं रहकर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स वहीं रहकर वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. तो अगर कोई इंसान एक टेरिटरी में रहता है, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है और वहीं पर रहकर वो वहाँ की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, तो उसे हम वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं. द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर और मोर. पर इसमें एक कंडीशन है कि उसको रहते हुए कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए. अगर वो 1 साल से कम टाइम के लिए एक कंट्री में रहता है और वहाँ रहकर बिजनेस करता है, जैसे मान लो इंडिया में कोई फॉरेनर आता है, कोई अमेरिकन आता है और वो इंडिया में आकर कुछ बिज़नेस करना शुरू करता है या कहीं पे जॉब करना शुरू करता है, पर वो जॉब वो 1 साल से भी कम टाइम के लिए करता है या फिर वो बिज़नेस वो 1 साल से भी कम टाइम के लिए करता है और उसके बाद वो वापस अमेरिका चला जाता है, तो उसको यानी कि उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से कम है, तो तब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. लेकिन यदि उस अमेरिकन को इंडिया में जॉब करते हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बिज़नेस करते हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा. तो नॉर्मल रेजिडेंट मानने के लिए 2 कंडीशंस हैं. एक तो उसको उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना है और दूसरा वहाँ रहकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है. पर ये दोनों चीज़ें करते करते उसको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो जाना चाहिए. अगर उसका टाइम पीरियड 1 साल से कम है, तब वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स. लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि कौन कौन से लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जबकि उनको रहते हुए इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा भी हो गया हो, तभी भी वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. तो वो कौन कौन है? नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट ए कंट्री फॉर हॉलीडेज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एट्सेट्रा. फॉरेन टूरिस्ट्स, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं एक कंट्री में, या विजिटर्स आते हैं हॉलीडेज़ के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, तो चाहे उनको इंडिया में आए हुए 1 साल भी क्यों ना हो गया हो, तभी भी वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. इसी तरीके से इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं हॉलीडेज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, तो वो लोग भी जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ के रेजिडेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, चाहे वो वहाँ 1 साल से ज़्यादा भी क्यों ना रहें. नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री. इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कंट्री है, मान लो इंडिया. इंडिया में फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है, तो मान लो इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है ना इंडिया में, तो अमेरिकन एम्बेसी में वहीं का स्टाफ काम कर रहा है. मतलब कि इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसमें अमेरिकन ही काम कर रहे हैं, तो वो जो अमेरिकन्स हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. इस पॉइंट का ये मतलब है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, कि एक कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है और उसमें काम करने वाले लोग भी कौन हैं? फॉरेनर्स हैं, उसी कंट्री के हैं जिस कंट्री की एम्बेसी है, तो वो लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे. नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO etc. आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि UNO, WHO, ये उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट
नहीं कहलाती हैं जहाँ पर ये अपने ऑफिसेस खोलती हैं या जहाँ से ये ऑपरेट करती हैं। क्योंकि जो नॉर्मल रेजिडेंट था वो मैंने बताया था वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो यूएनओ क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, डब्ल्यूएचओ क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन हो गया। पर ये जिस कंट्री से ऑपरेट करती हैं ये उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती हैं। हाउएवर इफ़ द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग फॉर more than 1 year in these organizations, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located। अब इनके एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री में ये इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इंडिया में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, तो उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो इंडिया में ही रह रहे होंगे क्योंकि उसका ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है। तो इंडिया में रहकर यदि वो काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तब वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। पर यदि उनको काम करते हुए 1 साल से कम हुआ है तब वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो इनके एम्प्लॉयज़ को उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाने के लिए क्या कंडीशन है कि उनको काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाना चाहिए। यानी कि उनको वहाँ रहते हुए जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन लोकेट की हुई है, जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंट्री में रहते हुए उन एम्प्लॉयज़ को 1 साल से ज़्यादा हो जाना चाहिए उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाने के लिए। नंबर 4, border workers who cross the borders to work in other countries in the morning and return in the evening are not resident of the country where they work। इसी तरीके से हमारी कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बॉर्डर वर्कर्स काम करते हैं वो क्या करते हैं, सुबह जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में, वहाँ जाकर काम करते हैं दूसरी कंट्री में, और शाम को वो बॉर्डर क्रॉस कर वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। तो वो किस कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जहाँ पर वो रहते हैं, ना कि वहाँ पर जहाँ पर वो काम करते हैं। जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अभिनय पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉट। बताना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इंडिया के या फिर नहीं हैं। नंबर 1, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है और वहाँ पे जो इंडियंस काम करते हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे या नहीं। अब जो एम्बेसीज़ होती हैं वो इंडिया की, ये मैंने बताया था कि एक कंट्री जैसे इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज़ हैं बाहर वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाती हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा येस। नंबर 2, अ जापानीज़ टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। एक टूरिस्ट है जो जापान से आया है और वो इंडिया में रह रहा है 2 महीने से। अब अगर वो टूरिस्ट है तो यानी कि वो घूमने के लिए आया है इंडिया। तो ये हमने पढ़ा था कि जितने भी टूरिस्ट हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो वो सभी जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। तो ये जापानीज़ टूरिस्ट भी इंडिया आया हुआ है तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा नो। नंबर 3, इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडियन श्रीलंका गए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, मैच देखने के लिए गए हैं, तो वो श्रीलंका के रेजिडेंट तो नहीं हो जाएंगे ना, तब वो इंडिया के ही रेजिडेंट रहेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर होगा येस। नंबर 4, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year। यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका में है। वहाँ पर इंडियंस काम कर रहे हैं पर वो 1 साल से कम टाइम के लिए ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। अगर वो वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए काम करते तो वो कहाँ के रेजिडेंट होते, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन लोकेट है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, अमेरिका में है, तो वो अमेरिका के रेजिडेंट होते। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, वो 1 साल से कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए हैं। तो यानी कि वो इंडिया में ज़्यादा रह रहे हैं और वहाँ पर वो सिर्फ 1 साल से कम टाइम के लिए रहे थे और तभी उन्होंने वहाँ पर काम किया था, तो इसीलिए वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। तो इसका आंसर होगा यस। नंबर 5, इंडियन एम्प्लॉयज़
वर्किंग इन WHO, लोकेटेड इन इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है जो कि इंडिया में है, और उसमें जो इंडिया के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो इंडिया में हैं, तो इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं तो वो इंडिया में ही रहते हैं, तो इसीलिए वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। नंबर 6, फॉरेन टूरिस्ट्स विजिटिंग इंडिया फॉर ए मंथ टू सी ताजमहल। बाहर से टूरिस्ट आए हैं इंडिया में घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, तो वो टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट कभी भी उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते जहाँ वो घूमने के लिए जाते हैं, तो इसलिए ये फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा नो। नंबर 7, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज। इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो हज पर जाते हैं, तो हज पर जाने के लिए वो पाकिस्तान में जाते हैं, तो पाकिस्तान दूसरी कंट्री है लेकिन वो है तो इंडिया के ही मुस्लिम्स, तो वो वहाँ पर भी क्या किस लिए गए हैं, विज़िट करने के लिए गए हैं, टूरिस्ट बेसिस पे गए हैं, तो इसलिए वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसे शॉर्ट में NFIA भी बोला जाता है। ये क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है? सबसे पहले फैक्टर इनकम आप लोगों को पता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी सर्विसेज देने के बदले में जो इनकम मिलती है वो होती है फैक्टर इनकम। यानी कि लेबर को वेजेस मिली तो वेजेस क्या हो गई, फैक्टर इनकम। लैंड को क्या मिला, रेंट, तो रेंट क्या हो गया, फैक्टर इनकम। कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हो गया फैक्टर इनकम। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुई, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं हमें, इंडिया में रहने वाले लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको बदले में क्या मिलती है, इनकम मिलती है। इसी तरीके से जो इंडियंस बाहर जाकर काम करते हैं वो काम वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर वो लेबर की तरह काम कर रहे हैं बाहर जाकर तो उनको क्या मिली होंगी, वहाँ पर वेजेस मिली होंगी, या फिर वहाँ पर उन्होंने अपना लैंड दिया होगा किसी को किराए पर। बाहर उनका कोई लैंड होगा, किसी और कंट्री में उन्होंने कोई लैंड परचेज़ कर रखा होगा इंडियंस ने, और वो अगर उन्होंने वहीं पर किसी को किराए पे दिया होगा तो उनको क्या मिला होगा, वहाँ पर रेंट मिला होगा। इसी तरीके से अगर उन्होंने अपना पैसा दिया है बाहर, कैपिटल दी है अपनी, तो उस पर उनको क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा बाहर की कंट्री से। इसी तरीके से बाहर जाकर यदि इंडियंस ने कोई बिज़नेस स्टार्ट की है, उस बिज़नेस पे अगर उनको कोई प्रॉफिट मिला होगा तो ये सारी क्या हो गई, फैक्टर इनकम्स हो गई। ये सारी की सारी फैक्टर इनकम्स इंडियंस को मिली हैं बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दूसरे देशों से। तो वो सारी फैक्टर इनकम्स इंडियंस को मिली हैं, तो इसीलिए उन सारी फैक्टर इनकम्स को तो वो सारी फैक्टर इनकम उन्होंने रिसीव करी है। उन सारी फैक्टर इनकम्स में से हम उन सारी फैक्टर इनकम को लेस कर देंगे जो हमने पे करी है। इसी तरीके से इंडिया में भी बाहर के लोग आकर काम करते हैं, किसी भी फॉर्म में काम करते हैं। अगर वो अपना लैंड देते हैं तो उनको रेंट मिलता है, अगर वो अपनी सर्विस देते हैं, जैसे काम करते हैं, तो उनको क्या मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं। अगर वो अपना पैसा देते हैं इंडिया को तो उनको क्या मिलता है, इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है। वो इंडिया में आके कोई बिज़नेस शुरू करते हैं फॉरेनर्स, तो उनको क्या मिलता है, उस पर प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी इनकम जो है ये इंडिया ने उनको पे करी है। किनको पे करी है, फॉरेनर्स को, जो बाहर के लोग थे। तो जो इनकम इंडिया ने रिसीव करी बाहर के देशों से और जो इनकम इंडिया ने पे करी बाहर के देशों को, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कि नेट हमारी कितनी फैक्टर इनकम हुई है बाहर से, कितना पैसा हमारे पास बाहर से आया है फैक्टर इनकम की फॉर्म में, और कितना पैसा हमने बाहर दिया है फैक्टर इनकम की फॉर्म में या फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू प्लस में आ सकती है। कब आएगी इसकी वैल्यू प्लस में, जब हमने इनकम रिसीव ज़्यादा की होगी और पे कम की होगी, तभी तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा। और इसका डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, जब हमने रिसीव कम की होगी और पे ज़्यादा की होगी। और इसका डिफरेंस ज़ीरो कब होगा, जब दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। कि जितनी इनकम हमने बाहर से रिसीव करी उतनी ही हमने बाहर इनकम दे दी,
तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। बाहर जो पैसा आया और बाहर जो हमने पैसा दिया, उन दोनों का डिफरेंस, वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क received by resident workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payment made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of the country for less than 1 year. नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ क्या हुआ कि नेट कितना पैसा मिला एम्प्लॉयज़ को बाहर से काम करने के बदले में। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इंडियंस ने बाहर जाकर काम किया तो उनको वेजेस मिली, पर वो बाहर जाकर उन्होंने काम कितने टाइम के लिए किया, फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम के लिए हम बाहर गए और वहाँ जाकर हमने अपनी सर्विस दी और बदले में हमें क्या मिली, सैलरी मिली, वेजेस मिली। इसी तरीके से इंडिया में जो बाहर के लोग हैं, नॉन रेजिडेंट्स जो हैं, वो भी इंडिया में आके काम करते हैं। उन्होंने इंडिया में आकर काम किया तो इंडिया ने भी उनको क्या दी, वेजेस दी, सैलरी दी, और उन्होंने भी वो काम 1 ईयर से कम के लिए किया, मतलब एक साल से कम टाइम के लिए वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर आकर काम किया और बदले में उन्होंने क्या मिली, उनको वेजेस मिली। तो जो वेजेस इंडियंस को बाहर के देशों से मिली है और जो वेजेस इंडिया ने बाहर के देश के लोगों को दी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर ये लेस देन 1 ईयर का क्या मतलब है कि उन्होंने वो काम इंडिया में आकर सिर्फ 1 साल से कम टाइम के लिए किया है। इसी तरीके से इंडिया के जो लोग बाहर काम करने गए थे वो भी 1 साल से कम टाइम तक के लिए काम किया उन्होंने, क्योंकि अगर वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ रह लेंगे और काम कर लेंगे तो वो तो फिर वहाँ के रेजिडेंट हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था रेजिडेंट्स कौन होते हैं। इसीलिए उन्होंने इंडिया के रेजिडेंट होने के लिए उन्होंने वहाँ पर 1 साल से कम के लिए ही काम किया है, तभी तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट माने जा रहे हैं, तभी तो हम उनकी इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इनकम काम करने के बदले में इंडिया के लोगों को मिली है बाहर के देशों से और इंडिया ने दी है बाहर के देश के लोगों को, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। सेकंड इसमें कंपोनेंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम, नेट इनकम हुई है, ये किसके कंपोनेंट्स है? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अब्रॉड है। तो यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स हैं। तो फैक्टर इनकम क्या थी? जो इनकम हमें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम होती है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। तो वो इनकम किस किस फॉर्म में हो सकती थी? वेजेस की फॉर्म में। वेजेस की फॉर्म वाली इनकम हमने इस फर्स्ट पॉइंट में पढ़ ली, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। तो उसके बाद अब कौन सी इनकम रह गई? जो रेंट की फॉर्म में होती है और जो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर को इनकम होती है वो क्या होती है? प्रॉफिट होती है। तो वो वाली दोनों इनकम्स किस में आ गई? इस सेकंड पॉइंट में आ गई, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट्स। कि इंडिया के रेजिडेंट्स ने यदि बाहर से, दूसरे देशों से इंडिया के रेजिडेंट्स को जो प्रॉपर्टी से इनकम आई है, इंडिया में रहने वाले रेजिडेंट्स को दूसरे देशों से जो प्रॉपर्टी की फॉर्म में इनकम आई है, मतलब प्रॉपर्टी पे रेंट मिला है, और एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में इनकम आई है, मतलब उन्होंने वहाँ बिज़नेस किया और उस बिज़नेस में उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो जो इनकम इंडिया के लोगों ने रिसीव करी है, इसी तरीके से इंडिया ने बाहर के देश के लोगों को ये इनकम दी भी है। जो बाहर के देशों ने इंडिया में आकर बिज़नेस किया और उस पर जो प्रॉफिट कमाया है, या बाहर के देश के लोगों ने इंडिया में अपनी कोई प्रॉपर्टी थी उनकी इंडिया में, वो उन्होंने रेंट पर दी इंडिया के लोगों को, तो उससे उनको जो रेंट मिला है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कितना पैसा प्रॉपर्टी से या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से इंडिया के लोगों ने रिसीव किया है दूसरे देश के लोगों से,
और उसमें से हम माइनस कर देते हैं कितना पैसा इंडिया ने दूसरे देश के लोगों को दिया है, रेंट की फॉर्म में या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में। थर्ड कंपोनेंट है इसका नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड and retained earnings of non-resident companies located within the domestic territory of the country। तो पहले retained earnings क्या होती है? That part of profit of the firm which is kept as reserve after paying the corporate tax and dividend। जो एक फर्म होती है, फर्म बिजनेस करती है, बिजनेस करने से उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से फर्म को कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और उसी प्रॉफिट में से फर्म को अपने शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। तो फर्म के प्रॉफिट में से जब हम कॉरपोरेट टैक्स और डिविडेंड को लेस कर देते हैं तो जो पैसा फर्म के पास बचता है वो देने के बाद, उस पैसे को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पर नेट रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं जो बाहर के देशों में हैं, और इसी तरीके से इंडिया में जो बाहर के देशों की कंपनी है, जो दूसरे देशों की कंपनी है, उन दोनों की जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, उन दोनों कंपनीज़ की जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, उनका डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।